बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस के इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, यानी एक आर्टिकल है। ये हमको प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो एक पॉइंट से पास होता है, एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन। वो पॉइंट हमने ए ले लिया है और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर है गिवन वेक्टर के, और ये प्लेन जो है एक वेक्टर, माना कि वो वेक्टर n है, उस पर n वेक्टर के ये परपेंडिकुलर है, n वेक्टर के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री उससे वन आता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो एक पॉइंट जो ए लिया है उसके बारे में लिख देंगे। इसका पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन्स के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर बता देंगे कि हमने इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया है वेक्टर ए। और यहाँ पर एक जनरल पॉइंट ले लेंगे, पी ले लेंगे, और ये एक अकेला पॉइंट नहीं है बल्कि इस प्लेन पर जितने भी पॉइंट हैं सबका रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है ये। और इस पॉइंट को जब ऑरिजिन से मिलाएंगे तो वो डिनोट करेगा, पी का पोजीशन वेक्टर को डिनोट करेगा। तो इस पी के पोजीशन वेक्टर को हम अगर आर से डिनोट करें तब हम इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन जिस तरीके से आएगा उसे लिखना है। जबकि हम बता चुके हैं कि इस प्लेन पर एक वेक्टर ऐसा है जो परपेंडिकुलर है, वो एन वेक्टर है। जो चीज़ अभी हमने बोली इसको लिख देते हैं। लेट ए बी द given point and n vector the given vector। given इसलिए कहा क्योंकि हमसे कहा गया कि ये एक पॉइंट से होकर जाता है और एक प्लेन एक वेक्टर पे ये परपेंडिकुलर है। तो वो जिस पर परपेंडिकुलर है वो n है और जिस पॉइंट से होकर जाता है वो a पॉइंट है। अब इसके बाद हम ए पॉइंट का जो ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर ए। लेट वेक्टर ए बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कैपिटल ए, और ये किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ऑरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट पी ले लेंगे, जैसे कि हमने पहले बताया कि एक अकेला पॉइंट नहीं बल्कि जितने भी पॉइंट है प्लेन सबका रिप्रेजेंटेटिव है, मींस वेरिएबल पॉइंट है। जबकि ए एक फिक्स पॉइंट है और वेक्टर एन एक फिक्स परपेंडिकुलर वेक्टर है, जबकि पी पॉइंट जो है वो एक वेरिएबल पॉइंट है। हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने की इसमें एबिलिटी है। तो इस पॉइंट पी के पोजिशन वेक्टर को आर मानते हुए हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इसी चीज़ को लिखना है। टेक एनी पॉइंट P on the plane and let its position वेक्टर वी आर, और इसका पोजीशन वेक्टर हमने आर ले लिया। तब हम देखेंगे कि ए पी अगर हम फाइंड करना चाहें ए पी वेक्टर, तो ए पी वेक्टर यानी ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए पी। तो अगर हमें पी का पोजीशन वेक्टर मालूम है ए का, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बाद वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये फार्मूला होता है। और ओ पी की वैल्यू हम लोग मान चुके हैं क्योंकि पी का पोजीशन वेक्टर हमने आर लिया है और ए का पोजीशन वेक्टर ए लिया है। तो यानी ओ पी की यहाँ पर आर कर दें वेक्टर और ओ ए की जगह पर ए कर दें, क्योंकि अभी हमने जब यहाँ पर लिख दिया था कि जो ए वेक्टर है वो इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, तो इसका मतलब ही यही होता है कि ओ ए वेक्टर जो होगा वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर के इक्वल होगा। ऐसे यहाँ पर अगर हमने मान लिया है कि पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ओ पी वेक्टर जो होगा वो आर वेक्टर यानी आर स्मॉल आर वेक्टर होगा।
अब ए पी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली, स्मॉल आर माइनस स्मॉल ए वेक्टर हैं दोनों, ए पी की वैल्यू फाइंड कर ली। क्योंकि ए पी ये प्लेन पर एक लाइन है और प्लेन पर जो भी वेक्टर होगा लाई करेगा वो सभी वेक्टर्स जो होंगे दिए गए वेक्टर n पर परपेंडिकुलर होंगे। यह कहना चाहिए कि n वेक्टर इस ए पी पर भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और इस प्लेन से जाने वाले कोई भी लाइन होगी उस पर परपेंडिकुलर होगी। जैसे ये एक हमारा कॉपी का एक पेज जो है प्लेन है, तो हमारा ये पेन इस पर अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बना रहा है, तो इस कॉपी पर जितनी भी लाइंस हम ड्रॉ करें वो सारी के सारी इस पेन पर परपेंडिकुलर होंगी, यानी इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसी चीज़ को हमें लिखना है, इसी चीज़ को हमें बताना है। सिंस ए पी लाइज इन दी प्लेन, प्लेन में लाई करता है जैसे कि अभी आपने बोला, एंड एन वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो इसका सीधा ये मतलब निकलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो ए पी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा एन वेक्टर की। और हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है, क्योंकि हम दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन जानते हैं कि ए डॉट बी दो वेक्टर हों, उनके डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है कि ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा दोनों वेक्टर यानी ए वेक्टर और जो बी वेक्टर होते हैं उनके बीच का एंगल को डिनोट करता है। तो यहाँ पर अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ये cos 90 यानी π/2 की वैल्यू ज़ीरो होती है, इसलिए ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है दोनों वेक्टर्स से, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। एक पी की वैल्यू हमने ऊपर निकाल के रखी है r माइनस ए, इसको ऐसे लिख दीजिए, डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर ये इक्वेशन आया है, इसको भी हम कह सकते हैं कि हमारा उस प्लेन का इक्वेशन आ गया जो एक पॉइंट से होकर जाता है, एक पॉइंट से पास होता है और उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो n है। इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और डॉट n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। r में जब होगा r डॉट n वेक्टर हो जाएगा माइनस a डॉट n वेक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको अगर हम लेफ़्ट से राइट में पहुँचाएंगे तो r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n हो जाएगा। तो इस तरीके से एक फॉर्म इसकी ये भी होगी, इस तरीके से भी उस प्लेन का इक्वेशन लिखा जाता है जिस पर परपेंडिकुलर वेक्टर n होता है और जो एक पॉइंट से पास होता है। और हम लोग जानते हैं कभी कभी जो कि ये दोनों वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। मान लेते हैं कि अगर वो स्केलर क्वांटिटी a डॉट n जो है उसको q से डिनोट कर दिया जाए, तो हमने ये भी पढ़ा था r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू q, ये भी इसकी एक फार्म होती है। यहाँ हम इस इक्वेशन को अगर इस वाले इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, इसको n के मॉडुलस से डिवाइड कर दें लेफ़्ट और राइट, तो r डॉट n को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं n के मॉडुलस से, चाहे इधर लिख दें या इधर लिख दें, n के साथ में लिखेंगे और राइट हैंड साइड में भी हम n के साथ में लिखेंगे डॉट n वेक्टर अपान n वेक्टर का मॉडुलस। किसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड करते हैं तो हम लोग जानते हैं एक यूनिट वेक्टर आता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यही होती है, किसी वेक्टर में उस वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आता है जिसको एक कैप से यानी उस पर कैप लग जाता है। तो ये r डॉट n कैप हो जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू मिली है यानी a डॉट n तो हमें मिल जाएगी, वो q के बराबर होगी, स्केलर कोई नंबर होगा, और यहाँ पर n का मॉडुलस यानी हम अगर वेक्टर को इस फॉर्म में बदल देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, आपको याद होगा कि ये उस प्लेन का इक्वेशन होता है जिस पर यूनिट
परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप होता है, तब ये जो डिस्टेंस राइट हैंड साइड में मिलती है पी, वो एक्चुअल में उस प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है स्मॉल पी। यानी इस किसी भी प्लेन का अगर इस बार में इक्वेशन लिखा हुआ है तो आप पूछा जाए कि ओरिजिन से वहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो आप इस वैल्यू में इस एन वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर दो, तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आएगी वो स्मॉल यानी पी के बराबर होगी, यानी ओरिजिन से उस प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो इस प्लेन को इक्वेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करके हम पी की वैल्यू यानी ओरिजिन से प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।